रेलवे ग्रुप डी CBT 1 2021 एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का आज तीसरा सीरीज है और तीसरा सीरीज को देखेंगे। और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के तीसरा सीरीज को शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पे करके रखें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से आपके मोबाइल कंप्यूटर पर पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखें तब जाकर के आपको समझ में आएगा। लाइक करें, लाइक तो बनता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है, जिन्हें एग्जाम देना है रेलवे ग्रुप डी का, उन्हें जरूर शेयर करें ताकि इस तरह का और भी वीडियो हम बनाते रहें। आप लोगों के शेयर करने से, व्यू बढ़ने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और जब मैं मोटिवेट रहूंगा तो आगे भी और तरह तरह के वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जीके जीएस का सेक्शन को देखेंगे, जीके जीएस के पार्ट को इस सीरीज में देखेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैथ, सारे आपका मैथ रीजनिंग के सवाल हैं। 11 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है, जीके जीएस का सवाल आपका है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु संख्या, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान पूछ रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवर्त 3 और समूह 17। यानी आवर्त 3 के आपका आवर्त 3 और समूह को वर्ग भी कर सकते हैं, वर्ग 17, तो वर्ग 17 के अंतर्गत और आवर्त 3 के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 17 के तत्व आते हैं। अब सवाल आपसे पूछेगा कि परमाणु क्रमांक 17 किस तत्व का है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसे आप याद करने के लिए सेटिंग इससे देखें। इस प्रकार से आपका आवर्त सारणी बनता है। आवर्त सारणी, दोनों किनारों पर आपका एक एक्सेल होगा जिसमें आपका यहां हाइड्रोजन होगा तो यहां आपका हीलियम होगा He। इसको कैसे याद करेंगे? हा ही, उसके बाद यहां पे आपका होगा 2 हा ही लीबे, Li की जगह पर ए होगा, Be होगा, उसके बाद इधर बीच में खाली रहेगा और इधर आपका 6 तत्वों का सेल होगा। इस प्रकार से आपका रहता है आवर्त सारणी। आप देखेंगे आवर्त सारणी, तो यहां पे हम बातें करें आगे आवर्त सारणी बना करके, आवर्त सारणी आप लोग देख लेंगे। बात रहा याद करने का कि तत्व का संकेत परमाणु संख्या कैसे याद करेंगे, तो इसका सेटिंग है हा ही लीबे बक नो फन्नी, इस प्रकार से याद कर लेंगे। हा ही आप लोग कखारा पढ़ा हुआ इंग्लिश में कैसे का, तो एच से हा होता है, एच से ही ऐसे समझेंगे, एच आई से भी ही होता है, तो हा ही लीबे, तो एच से हाइड्रोजन समझेंगे, एच से हाइड्रोजन ध्यान से सुने, एच से हीलियम, एल आई से लिथियम, बी से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से आपका फ्लोरीन और एन से नियॉन। इस प्रकार से आपका 10 तत्व यहाँ पे दिख रहा है और सबका परमाणु संख्या जो है 1 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका परमाणु संख्या है। और ये सारा आपका संकेत यहाँ पे दिख रहा था जिसका नाम अभी हम बोल के गए कि एच से हाइड्रोजन, एच से हीलियम, एल आई से लिथियम, बी से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन, एन से नियॉन। इस प्रकार से आपका 10 तत्व है, हा ही लीबे बक नो फन्नी। आगे अगर 11 से 20 तक याद करना है तो 11 से 20 तक याद करने के लिए क्या करेंगे, उसका भी आपका सेटिंग है। ना मांगे आलसी, ना मांगे सुनेंगे ध्यान से, आलसी, ना मांगे आलसी, फंस, यहां पे एक साइलेंट रहेगा, फंस जाइबे कल, अरे का कहीं का कहीं, ऐसे याद करेंगे। तो Na से आपका सोडियम होता है, 11 से आपका परमाणु से क्रमांक शुरू हो रहा है, 11 12 लाइन से चलेगा, 13 14 15 16 17 18 19 आपका 20, यहाँ पे सी है आपका 20 है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, Si से सिलिकॉन, यहाँ पे P से फास्फोरस होगा, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, K से आपका पोटेशियम और Ca से आपका कैल्शियम होगा। तो इस प्रकार से 10 तत्व यहाँ पे याद होगा आपका, 11 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक वाले, है ना। ना मांगे आलसी, फंस, पीएच से फा होता है ना, तो पी आपका लेंगे, एच साइलेंट होगा, फंस, फंस जैबे, यहाँ पे जैबे रहेगा, फंस जैबे कल, अरे Ar से अरे समझेंगे, का कैसे का होता है, का कहाँ ही। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे 20 तक। आगे फिर और बताएंगे 21 से 30 तक भी आपका सेटिंग है, 50 तक की आपका सेटिंग, पूरा सेटिंग आपको बताएंगे। 50 तक का पूरा आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक का सेटिंग है। 11 से 20 के बाद 21 से 30 तक का याद करना है तो उसके लिए भी आपका है षष्ठी विकर्मण फेको निकुंजन, उसे भी आप देख लेंगे। षष्ठी विकर्मण, षष्ठी भीकर मन फेको निकुंजन, इस प्रकार से है षष्ठी विकर्मण। तो 21 से आपका शुरू है, 21 22 23 24, इस प्रकार से 25 26 27 28 29 30, ये सब आपका परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इस प्रकार से आपका 21 से 30 तक है। तो इस तरह से आप याद करेंगे सेटिंग से तो कभी नहीं भूल पाएंगे, मिस्टेक भी नहीं होगा।
तो ये आपका परमाणु क्रमांक उनके संकेत का आपका सेटिंग रहा। बस खाली आप सेटिंग याद करें, सस्ती भी कर्मन सस। तो कैसे याद करेंगे सस? तो आप जानते हैं कखारा इंग्लिश में एस से सा, सी से सा, ए से भी सा होता है, सी से भी सा होता है, का भी होता है, एडवांस में पढ़ेंगे तो है ना। सस्ती ती आई से ती, भी तो भी से भी है ना। कर सी आर से कर, सी से का भी होता है कर। मन माना मन, फे ए फी से फे, को सीओ से को, फे को नी तो एन आई से नी, कु जन तो जेड से जा, एन से ना, फे को नी कु जन। तो ऐसे याद कर ले, अपने कॉपी में नोट कर ले। तो यहाँ पे पूछ रहा था आपसे सवाल क्या कि परमाणु संख्या 17 किसी तत्व का है तो उसका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा? तो आवर्त सारणी में आपका तीसरा आवर्त में होगा और 17 समूह यानी वर्ग में होगा। और समूह 17 के जो आपका तत्व होते हैं उसे हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन सवाल आपसे पूछेगा, जन वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है, आपसे सवाल पूछेगा। और हाइड्रोजन तत्व के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है ना। ये सारे तत्व आपका आता है। फिर कल ब्रेकफास्ट पर आइए आंटी, इसको आप याद कर लेंगे तो सारे हाइड्रोजन तत्व हैं। फिर कल ब्रेकफास्ट पर आइए आंटी, फिर से फ्लोरीन, कल से आपका क्लोरीन, ब्रेकफास्ट यानी ब्रोमीन, आइए आयोडीन, इस प्रकार से याद कर लेंगे। फिर कल ब्रेकफास्ट पे, फिर कल ब्रेकफास्ट पे आइए आंटी। तो हाइड्रोजन तत्व है, वर्ग 17 के तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सवाल आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवर्त सारणी के समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चैल्कोजन, चैल्कोजन कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजन कहा जाता है। 17 के आपका हाइड्रोजन था, तो याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली स्थान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम। परमाणु संख्या के आधार पर आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया है और ये मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया है। मोस्ले के द्वारा हम बताए थे 1 से लेकर 30 तक आपका परमाणु क्रमांक, उसका संकेत, तत्व का नाम, चर्चा की सेटिंग के साथ। सेटिंग याद कर लेंगे, आपका संकेत याद हो जाएगा, परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएगा। और परमाणु क्रमांक याद होने के बाद ही आप है ना तत्वों का संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह निकाल सकते हैं। इससे भी आपका सवाल संयोजकता से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो आपका बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री की क्लास में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, और आपसे सवाल पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोस्ले ने बनाया। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने कब बनाया? तो 1913 में बनाया है। पूछेगा हेनरी मोस्ले जो है आधुनिक आवर्त सारणी बनाने वाले, ये हेनरी मोस्ले कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रसायन शास्त्री हैं? तो बताएंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन का रसायन शास्त्री हेनरी मोस्ले हैं और इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में सजाया है। सवाल पूछेगा कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मेंडलीफ ने बनाया। और मेंडलीफ के द्वारा पूछेगा कि मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी जो तैयार किया गया था उसमें तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है? तो बताएंगे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। ये वाला आपका आंसर जब पूछेगा है ना मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी के लिए, तो ये तो आपका मोस्ले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी है, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13, 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? कल के आपका सीरीज में चर्चा किया गया स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी कल बताए थे। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। mgh, m का मतलब मास, g का मतलब ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, और h का मतलब पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट होगा। तो इस पे आप बना सकते हैं। तो आपका m का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 40 kg। 40 g का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, g का मान 10 है, g का मान 10 है। फिर आपका h जो आपका दिया हुआ है वो 5 मीटर है, तो गुना कर देंगे। 40 देंगे 400, 455 2000, तो 2000 जूल आपका सही जवाब होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, एक मशीन में एक सप्ताह में 250 इकाई ऊर्जा की खपत करता है तो जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? सही जवाब होगा 900 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा। 900 गुने 10 के पावर 6 जूल। एक मशीन जो है एक सप्ताह में 250 इकाई ऊर्जा खपत करता है तो टोटल ऊर्जा 900 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा। इसको हल कैसे करेंगे आप? तो एक इकाई की विद्युत खपत जो है यहाँ पे, एक इकाई विद्युत खपत, एक इकाई यानी एक यूनिट विद्युत खपत जो है वो आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल है। तो 250 इकाई की बात कर रहा है, 250 यूनिट। तो 250 यूनिट की बातें कर रहा है तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3.6 गुने 10 के पावर 6 में गुना कर देंगे 250 से। अब टोटल यहाँ पे जब गुना करेंगे तो निकल करके आएगा 250 में 3.6 से गुना करें तो आपका जवाब आ जाएगा। ऐसे हल कर सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10, एक जी 10 एक जी काट सकते हैं। 25 में 36 से गुना करिएगा तो आपका 900 आ जाएगा। 900 गुने 10 के पावर 6 जूल, ये आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15 है, 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को आधा कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2.75 ओम। 11 ओम प्रतिरोध वाला एक तार है, उसको आधा करने के लिए बोल रहा है। अब आधा कर दीजिएगा तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन? n बराबर जो होगा 1/2, तो n बराबर 1/2 है तो R1 जो होगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल प्रतिरोध कितना है? 11, तो गुना कर देंगे 11 से। अब यहाँ पे करेंगे सोल्यूशन तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुने 11।
अब यहाँ पे टोटल कितना रहा R1, तो 11/4 कितना रहा है 11/4। तो 11/4 जो है इसको जब हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी 11 में 4 से भागा देंगे तो 2.75 सही जवाब होगा। आधा करने के लिए कह रहा था, तो वही n का वैल्यू क्या होगा, आधा करते 1/2 हो गया, है ना। तो R1 क्या हो जाएगा, तो 11 का 1/2 से गुना करके स्क्वायर कर देंगे तो आपका निकल जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे, हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस बीमारी से ग्रसित हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से आपका इरफान खान ग्रसित हैं, जिनका निधन हो गया है। एक मशहूर अभिनेता, फेमस एक्टर थे। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2020 के शुरू में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। ओपेक में तेल निर्यातक देश सदस्य होते हैं। ओपेक एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें तेल निर्यातक देश जो है शामिल है। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री सदस्य देश है आपका ओपेक का। इसमें से इक्वाडोर 2020 के शुरू में सदस्यता छोड़ने का फैसला कर लिया था। प्रश्न नंबर 18 है, मिनटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में किस देश ने सफल परीक्षण किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका ने मिनटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 के 5वें संस्करण का आयोजन हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। प्रश्न नंबर 20, इनमें से किसे जर्मन बुक टुडे के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 21, गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो जो है वो 2020 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 2021 की गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे और 2000 दिवस में 15 अगस्त के दिन मुख्य अतिथि कौन थे। ये दोनों सवालों का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि और 15 अगस्त 2021 के मुख्य अतिथि कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 22 है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसके कार्यकाल को आरटीआई के दायरे में लाया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को आरटीआई के दायरे में लाया। प्रश्न नंबर 23 है, 6वीं विश्व ग्रामीण तथा कृषि वित्त कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा गेंदबाज हाल ही में जारी आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट जो है वो गेंदबाज है, इनको हाल ही में आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल हुआ है। प्रश्न नंबर 25, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तीसरी बार। महाराष्ट्र में तीसरी बार अब तक का लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, राज्यों में लगाया जाता है। जब राज्यों के संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक तंत्र के अंतर्गत जब सरकारें काम नहीं करती, राज्य सरकार यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से कहकर आपका राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो महाराष्ट्र में 12 नवंबर 2019 से पहले, 12 नवंबर 2019 से पहले आपका 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और यह जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राज्य में सबसे पहले आपका 1980 में, महाराष्ट्र में 1980 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और 34 साल के बाद 2014 में दूसरी बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और ये तीसरी बार आपका राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू हुआ है 2019 में। यानी पहली बार 1980, दूसरी बार 2014 और तीसरी बार 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है, जून 2020 को ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान तेल कुएं में भीषण आग लगी। यह तेल कुआं किस राज्य में है, यानी बागजान तेल कुआं किस राज्य में है। काफी इंपॉर्टेंट है बागजान तेल कुआं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में है। बागजान तेल कुआं जो है असम में है, असम के तिनसुकिया जिले में है। तिनसुकिया, असम के तिनसुकिया जिले में बागजान तेल कुआं है और 9 जून 2020 को इस तेल कुआं में आग लगा था। आग लगने का कारण क्या था कि पिछले 14 दिनों से आपका इस कुएं में यानी कुआं से गैस का रिसाव हो रहा था, तो गैस के रिसाव होने की वजह से आपका आग लगा था। और यह जो तेल कुआं है वो तेल कुआं ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में यह तेल कुआं है, बागजान तेल कुआं। पूछेगा कि बागजान तेल कुआं असम में किस राष्ट्रीय उद्यान के पास है। बागजान तेल कुआं असम में किस राष्ट्रीय उद्यान के पास है, तो आप बताएंगे डिब्रू
साइरबोबा, डिब्रू साइरबोबा राष्ट्रीय उद्यान के पास में आपका यह तुल कुआं है। प्रश्न नंबर 27 है, किस सिख गुरु का 550वां जन्म दिवस मनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरु नानक देव का 550वां जन्म दिवस मनाया गया है हाल ही में। प्रश्न नंबर 28 है, अयोध्या के विकास के लिए गठित होने वाले परिषद का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद। प्रश्न नंबर 29, स्पेन किस देश के साथ मिलकर 2022 महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। स्पेन जो नीदरलैंड के साथ मिलकर 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेगा। 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड दोनों मिलकर करेगा। और 2023 में आपका पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। 2023 में महिला की जगह पर पुरुष हो जाएगा, तो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में होगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? किस दिन आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 नवंबर को। प्रश्न नंबर 31, 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया। इस समुद्री अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पासेक्स। बता दें कि 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के जो वाहक यूएसए निमित्त जो थे, इन्होंने भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास शुरू किया था। यानी जो अमेरिकी नौसेना और भारतीय युद्धपोतों के साथ जो समुद्री अभ्यास शुरू हुआ था वो 20 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। और यूएसए निमित्त जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है कौन है, तो यूएसए का है, उसका नाम है यूएसए निमित्त। यूएसए निमित्त जो है दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, विमान को ले जाने का काम करता है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत ने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और फ्रांसीसी नौसेना के साथ कौन सा अभ्यास संचालित किया है? तो क्या बताएंगे? पासेक्स। उसका जवाब क्या होगा? पासेक्स होगा। प्रश्न नंबर 32 है, भारत को एक बार फिर 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जून माह 2020 में चुन लिया गया है। इस प्रकार भारत को अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है? यानी भारत जो है अब तक कितने बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 बार। टोटल 8 बार भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। 192 वोट जो हाल ही में चुना गया था भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, जिसमें 192 वोटों में से भारत को 184 वोट मिला था। भारत के पक्ष में 184 वोट मिला था। और भारत 2021-22 तक आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना रहेगा। 21-22 तक अस्थायी सदस्य रहेगा। सवाल आपसे पूछेगा कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी देश हैं? तो आप क्या बताएंगे? 5, यानी 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। याद करने का सेटिंग्स क्या है? रूबी के चिप जानते हैं, मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगता है कंप्यूटर में, रूबी के चिप। तो आर से क्या होगा? रूस, यू से यूएसए, और बी आई से ब्रिटेन, का आपका साइलेंट है, रूबी के साइलेंट है, ची से चीन, और फा से फ्रांस। तो टोटल आपका 5 अस्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद के, और 10 गो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें आपका भारत भी 2021-22 तक आपका बना रहेगा अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का। सवाल आपसे पूछेगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है वर्तमान में? तो आप बताएंगे टीएस त्रिमूर्ति जो है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, टीएस त्रिमूर्ति। प्रश्न नंबर 33, हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नासिरा शर्मा को हिंदी के उत्कृष्ट साहित्यकार जो है नासिरा शर्मा, इनको 2019 के लिए व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 34, फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत। यानी फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न नंबर 36, हरारे किस देश की राजधानी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे की राजधानी आपका हरारे है। फिर आपका जाम्बिया है, तो जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाका आपका जाम्बिया की राजधानी है। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी है। सवाल आपसे पूछेगा तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी आपका डोडोमा है। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। हरारे किसका था? जिम्बाब्वे का। आपसे पूछेगा कि कनाडा की राजधानी कहाँ है?
तो कनाडा संभावित प्रश्न है। कनाडा का राजधानी ओटावा। ग्रीनलैंड का कहाँ है? ग्रीनलैंड का राजधानी, जिसका राजधानी आपका नूक है। नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? तो आपका ओस्लो है। ये सारे आपका एक्सपेक्टेड प्रश्न है। हंगरी का राजधानी कहाँ है? तो हंगरी का आपका बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का आपका वियना है। क्यूबा का राजधानी पूछेगा तो क्यूबा का आपका हवाना, क्यूबा का हवाना। लीबिया का राजधानी पूछेगा, लीबिया तो बताएंगे हून, हून या त्रिपोली, त्रिपोली लीबिया का। ये सारे एक्सपेक्टेड देश और राजधानी है। प्रश्न नंबर 37, एस्कॉटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ध्वनि के गुणधर्म का। ध्वनि के गुणधर्म का अध्ययन एकॉस्टिक्स करता है। प्रश्न नंबर 38 है, शुद्ध हाइड्रोजन को रॉकेट नोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाना इनमें से किस कारण से उपयोगी है? शुद्ध हाइड्रोजन को रॉकेट नोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाना किस कारण से उपयोगी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रति इकाई भार बहुत उच्च उष्मा क्षमता। तो प्रति इकाई भार जो है बहुत उच्च उष्मा क्षमता के कारण ही आपका शुद्ध हाइड्रोजन को रॉकेट नोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, बड़े या छोटे सभी पिंड दिया हुआ है ऑप्शन, एक ही आवेग में गिरते हैं, एक ही आवेग से गिरता है कि एक ही बल से गिरता है कि एक ही संवेग से गिरता है कि एक ही त्वरण से गिरता है? बड़े या छोटे सभी पिंड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक ही त्वरण से गिरते हैं। बड़ा हो या छोटा हो कोई भी पिंड है वो निर्वात में एक ही त्वरण से गिरेगा। निर्वात, निर्वात यानी भायकम में जहाँ पे हवाएं नहीं होगी वहाँ पे एक ही त्वरण से गिरेगा। और निर्वात में वस्तु का जो भार होता है अगर ज़्यादा है या कम रहेगा तो भी आपका दोनों वस्तु एक ही साथ गिरेगा। चाहे तो निर्वात में किसी वस्तु का भार ज़्यादा हो या कम हो, हवा ना होने की वजह से हल्का वस्तु और भारी वस्तु दोनों आपका एक ही साथ गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता निर्वात में। जहाँ निर्वात नहीं रहता है वहाँ भारी वस्तु पहले गिरेगा और कम भार का वस्तु जो है बाद में गिरता है। हवा में अगर बात करें, हवा में दो वस्तुओं को ऊपर से अगर गिराया जाए या फेंका जाए नीचे से, तो जब गिरेगा तो दोनों आपका अलग अलग टाइम में गिरेगा। भारी वस्तु आपका पहले गिर जाएगा और हल्का वस्तु बाद में गिरेगा। हवा की बात कर रहे हैं। निर्वात में आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन भारी है कौन हल्का है, भारी हो या हल्का सब एक ही साथ गिरेंगे निर्वात में, भाइकम में जहाँ पे हवा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 40 है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्ट्ज। रेडियो तरंगों का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है उसका मात्रक हर्ट्ज होता है। आपसे और पूछेगा तरंग दैर्घ्य का, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो बताएंगे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दैर्घ्य का होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का पूछेगा तो क्या बताएंगे? एम्पियर। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? तो प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम बताएंगे, ओम। विद्युत आवेश का पूछेगा तो कूलाम बताएंगे, विद्युत आवेश का कूलाम। इस प्रकार से मात्रक है, ये सारे इंपॉर्टेंट मात्रक है। संभावना बनता है सवाल पूछने का भौतिक राशि और मात्रक से। और जिनको डिस्कस नहीं अच्छा लग रहा है तो आगे आप स्किप करके बढ़ सकते हैं और कमेंट करके बता दें किस तरह का डिस्कस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर कमेंट में आता है कि नहीं नहीं डिस्कस नहीं चाहिए तो आपको हम डिस्कस बंद कर देंगे या कम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि बताना शरीर का। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यकृत यानी जिगर, या इसको लीवर भी कहा जाता है, लीवर, या कलेजी भी कहा जाता है, कलेजी या कलेजा। सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर का। इसका वजन की बात करें तो 1.5 से 2 केजी, 1.5 से 2 केजी लीवर यकृत का वजन होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड। थायराइड ये आपका यकृत जो था मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि था, लेकिन अंतःस्रावी पूछेगा तो थायराइड बताइएगा। आपसे सवाल पूछेगा कि ब्रिक का इकाई क्या है? तो ब्रिक का इकाई क्या होगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपका ब्रिक का इकाई होगा। ब्रिक को किडनी भी कहा जाता है, गुर्दा भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का इकाई पूछेगा तो आप बताएंगे न्यूरॉन। दोनों में टेक्निकल अंतर है, न्यूरॉन मिस्टेक होता है इसलिए ध्यान देंगे। नेफ्रॉन पूछेगा तो किडनी का होगा, किडनी गुर्दा या ब्रिक, और न्यूरॉन पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र का होगा, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होगा। तो ध्यान देंगे। अग्नाशय जो है सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है। सवाल पूछेगा कि सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि यानी कह सकते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो कौन है? अग्नाशय। ये अग्नाशय आपका मिश्रित ग्रंथि है सबसे बड़ा। प्रश्न नंबर 42, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन में इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन का क्षय। इलेक्ट्रॉन का क्षय के रूप में परिभाषित किया जाता है उपचयन को यानी ऑक्सीडेशन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन में त्याग होता है और अपकरण जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। अपकरण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क और रेतीली भूमि पर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
जीरोफाइट, रेतीली भूमि पर उगने वाला पौधा जीरोफाइट कहलाता है। आपसे और सवाल पूछेगा कि दलदली क्षेत्रों में उगने वाला, दलदली क्षेत्रों में, दलदली, तो दलदली क्षेत्रों में उगने वाला जो पौधा होगा वो हाइग्रोफाइट कहलाएगा। हाइग्रोफाइट। सवाल आपसे पूछेगा कि जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जल में उगने वाला पौधा पूछेगा तो हाइड्रो बताइएगा। हाइड्रोफाइट। अगर पूछेगा काली चट्टानों पर उगने वाला पौधा, काली चट्टान, तो काली चट्टान पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट होता है। लिथोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाला पौधा पूछेगा, शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाला पौधा मेसोफाइट कहलाता है। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ये सारा आपका संभावित प्रश्न है। और जिनको मैथ रीजनिंग का भी सोल्यूशन चाहिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सीरीज का, तो कमेंट करके बताएं कि मैथ रीजनिंग का भी सोल्यूशन चाहिए। यस करके कमेंट करें। मैथ रीजनिंग लिख करके यस कर दीजिए कमेंट में, मैथ रीजनिंग यस, समझ जाएंगे हम। प्रश्न नंबर 44 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। अन्य अगर कुछ बांधों की बात करें, आपसे सवाल पूछेगा, एक्सपेक्टेड आपका सवाल है, पोचमपाद बांध जो है, यदि पोचमपाद परियोजना जो है या बांध कहें, वो किस नदी पर है? तो गोदावरी पर है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद नदी पर है। तो जायका बावली भी आपका गोदावरी पर है। जायका बावली परियोजना क्या बताएंगे? गोदावरी पे ही। गोदावरी, पोचमपाद और जायका बावली दोनों आपका गोदावरी पर है। अंतर है कि जायका बावली परियोजना महाराष्ट्र में है, जायका बावली आपका महाराष्ट्र में, ध्यान देंगे, महाराष्ट्र। और जो आपका पोचमपाद परियोजना था वो कर्नाटक में था। पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 45 है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है ये आपका वायुमंडल में ओजोन परत के स्तर को अपक्षय कर रहा है और उसको नुकसान पहुंचा रहा है। जो आपका रेफ्रिजरेटर AC से निकलने वाला गैस है CFC। प्रश्न नंबर 46 है, जिस न्यूनतम संभव तापमान से नीचे किसी द्रव का शीतलन नहीं किया जा सकता है वह है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, -273.16 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, दोषपूर्ण जीन्स के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? दोषपूर्ण जीन्स के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीमोफीलिया। दोषपूर्ण जीन के कारण हीमोफीलिया होता है। यह आनुवंशिक बीमारी है, आनुवंशिक रोग है। और इसमें होता क्या है कि हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को होता है, एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके शरीर से रक्त बहने लगता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और पूरा शरीर से खून बाहर निकल जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है हीमोफीलिया, क्योंकि रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 48, प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पौधों का रस। प्राकृतिक रबर जो है पौधा उत्पाद है और इसका रासायनिक नाम है पौधों का रस, लैटेक्स भी इसको कह सकते हैं, लैटेक्स। पूछेगा सवाल आपसे कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो क्या बताएंगे? आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर, आइसोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, ट्राई का पूरा नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का आपका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये आपका सही नहीं है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है, ये आपका सही नहीं है। बाकी सारा सही है। ध्वनि तरंगे जो अंधर प्रकृति होती है, अंधर तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और आपका संचलन है तो ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये सारा आपका सही है, बी आपका गलत है। सवाल आपसे पूछेगा कि निर्वात में क्या पूछेगा? निर्वात में प्रकाश का चाल, तो क्या बताएंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। सवाल आपसे पूछेगा कि वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? वायु में ध्वनि का चाल पूछेगा तो बताएंगे आप 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, एक समान वेग से गतिमान पिंड त्वरित भी हो तो उस गति को क्या कहेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वृत्तीय गति। एक समान वेग से गतिमान पिंड त्वरित भी हो तो उस गति को वृत्तीय गति कहेंगे। प्रश्न नंबर 52, लाकड़ी कुचालक होती है क्योंकि?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लकड़ी जो कुचालक होता है या फिर कोई भी पदार्थ जो कुचालक होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो लकड़ी हो या कागज हो या रबर हो या प्लास्टिक हो, ये सारे आपका कुचालक हैं, कुचालक। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। सुचालक अगर कहता तो सुचालक में आपका धातु में हो जाता, तांबा, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, और सबसे अच्छा सुचालक जो धातु है वो आपका चांदी होता है। प्रश्न नंबर 53 आपका दिख रहा है, मैथ का सवाल है 54। सब मैथ के सवाल है, स्किप कर रहे हैं सारे सवाल को। डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है पीडीएफ, वहां से जाकर के अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 94 यहाँ पर दिख रहा है आपको, बीमा MLT -2 किसके अनुरूप है, यानी किसका बीमा आपका दिया हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बल का। ये बल का बीमा है MLT -2। सवाल आपसे पूछेगा कि भौतिकी के पिता कौन है, तो भौतिकी के पिता कौन है, तो न्यूटन बताएंगे। न्यूटन ये भौतिकी के पिता हैं। इन्होंने 1687 में एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन के द्वारा लिखा गया है और इसमें आपका सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। प्रिंसिपिया पुस्तक में न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में गति के नियम को प्रतिपादित किया था। बता दें, सवाल आपसे पूछेगा कि बल कौन सा राशि है, तो क्या बताएंगे, सदिश राशि। बल आपका सदिश राशि है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। या कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का ऐसा ही मात्रक होता है और इसी को शॉर्ट में न्यूटन कहा जाता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है और इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका बीमा निकलता है। केजी क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के किससे सूचित करते हैं, एम से, मास है ना। एल से लंबाई, तो इसमें क्या है, मीटर है, इस पर कोई पावर नहीं है, तो जो कहते हो रहेगा एल। अब टी है, तो देख रहे हैं कि आपका बाटा में एस का स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर, यानी टाइम जो है टी से टाइम होता है, तो टाइम आपका सेकंड स्क्वायर यानी एस का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो बाटा में है, तो बाटा में है तो इसको बाटा को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। बाटा को हटाया तो माइनस हो गया, लेकिन स्क्वायर क्या होगा, इच्छा हो जाएगा। तो यही हुआ MLT -2। बीमा आपका है, डायमेंशन है बल का। तो रियल जो आपका ऐसा मात्रक होता है उसी से बीमा निकलता है, न्यूटन से नहीं निकलेगा। न्यूटन तो आपका शॉर्ट में दिया हुआ है ना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बताने वाले जो न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन, इन्हीं के सम्मान में इसको शॉर्ट में न्यूटन कह दिया गया। प्रश्न नंबर 95, विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लैंक। विकिरण के परमात्रा थ्योरी के जनक प्लैंक को माना जाता है और क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक नहीं दिया है। मैक्स प्लैंक जो है, मैक्स प्लैंक इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी है। मैक्स प्लैंक, सवाल आपसे पूछेगा कि क्वांटम थ्योरी किसने दिया है, तो मैक्स प्लैंक ने दिए हैं, मैक्स प्लैंक। सवाल आपसे पूछेगा कि एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है, तो एक नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल मील बराबर आपका 1.85 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96, रदरफोर्ड के परिकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने परिकीर्णन परीक्षण में परमाणु में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस को केंद्रक कहेंगे, केंद्रक यानी परमाणु के बीच में आपका होगा केंद्रक, तो इसी को सिद्ध किया रदरफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 97, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है अधिकतम है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाइड्रोजन, ये तीनों न्यूक्लियस से अधिक है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान जो है 1.695 × 10⁻⁻27 है। प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात करें तो 1.672, आपसे पूछेगा एग्जाम में प्रश्न इससे। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का बताएंगे 9.108 × 10⁻31। तो जितना माइनस में अधिक होगा उतना ही आपका कम होगा, क्योंकि माइनस में है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी पूछेगा, पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्या बताएंगे 9.108 × 10⁻31, यानी पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का द्रव्यमान सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का सेम द्रव्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेटनोप्रोस्ट। लेटनोप्रोस्ट जो है मोतियाबिंद के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, और मोतियाबिंद आंख से संबंधित बीमारी है, आंख को प्रभावित करता है, और मोतियाबिंद का इलाज जो है वो साधारणतः ऑपरेशन के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा किया जाता है। होता क्या है, नेक्स्ट देखें प्रश्न नंबर 99, कौन सा एंजाइम या प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जठर रस में आपका पेप्सिन और टेनिन दोनों एंजाइम पाया जाता है। जठर रस, अमाशय के जठर ग्रंथि से निकलने वाला रस जठर रस होता है, अमाशय रस भी इसको कहते हैं। इसी में आपका पेप्सिन होता है, पेप्सिन पेप्सिन भी होता है और टेनिन भी होता है, टेनिन, ये दोनों एंजाइम होता है। लार में आपका कौन सा एंजाइम होता है? सवाल पूछेगा आपसे कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो क्या बताएंगे आप? टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम होता है लार में होता है। और क्या होता है लार में? माल्टोस, माल्टोस एंजाइम भी होता है। अग्नाशयी रस में पूछेगा, अग्नाशय रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? अग्नाशय रस में जो एंजाइम होते हैं वो आपको होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये सारे भोजन के पाचन में सहायक हैं, भोजन के पाचन में ये सारे एंजाइम आपका हेल्प करते हैं। इन्हीं एंजाइमों के माध्यम से भोजन पाचित होता है। ट्रिप्सिन आपका अग्नाशय रस में होता है। फिर आपका एमाइलेज होता है, एमाइलेज, फिर लाइपेज आपका होता है, लाइपेज। तो ये सारे आपका एंजाइम जो है अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। प्रश्न नंबर 100, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी आपटू ग्रंथि से। आपटू ग्रंथि से, इसको आपटू ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि से आपका निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और यह ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि वो मनुष्य के गला में होता है। मनुष्य के गला में, ट्रैकिया में, श्वास नली में, श्वास नली के दोनों लैरिंग्स के नीचे आपका थायराइड ग्रंथि होता है। और इससे निकलने वाला हार्मोन आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है। और एक और हार्मोन है ट्रायोडोथायरोमिन। एक और हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन के अलावा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला, जिसका नाम है ट्रायोडोथायरोमिन। तो लंबा नाम है ट्रायोडोथायरोमिन। ये भी आपका थायराइड ग्रंथि से निकलता है।